नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जो आप कह सकते हैं विज्ञान कथा और हॉरर का एकदम अनोखा मिश्रण है। हाँ, बिल्कुल। और कहानी भी किसकी? जेसन वुरहीज की। वही तो हमारे सामने जो स्रोत है वो हमें इस बदनाम लगभग अमर कह लीजिए हत्यारे के भविष्य के सफर पर ले जाता है। ये कहानी बताती है कि कैसे जेसन को पकड़ा गया, फिर उसे जमा दिया गया, फ्रीज कर दिया गया। हाँ फ्रीज, और फिर सदियों बाद भविष्य में उसका क्या हुआ। गजब। तो हमारा मकसद आज यही है कि इस रोमांचक, थोड़ी डरावनी भी यात्रा के जो अहम पहलू हैं उनको समझें। जैसे उसकी वो अजीब सी शक्तियां। हाँ, और भविष्य की दुनिया कैसी दिखाई है वो भी। कहानी का जो मेन टेंशन है वो तो साफ है। एक तरफ वैज्ञानिक चाहते हैं कि जेसन की वो जो जख्म भरने की गजब की ताकत है उसे स्टडी करें, और दूसरी तरफ उससे जो जान का खतरा है वो एक दुविधा है। अध्ययन बनाम खतरा। तो चलिए इसी अनोखी कहानी के तथ्यों और विचारों में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। चलिए। तो कहानी शुरू होती है जेसन की पकड़ से, जिसे मारना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। उसे अमेरिकी सेना आखिरकार पकड़ लेती है। जो अपने आप में बड़ी बात थी। हाँ, लेकिन उसे कैद में रखना भी, वो भी टेढ़ी खीर था। तो वैज्ञानिकों ने फैसला किया कि उसे एक रिसर्च फैसिलिटी में रासायनिक रूप से जमा दिया जाए, फ्रीज कर दिया जाए। और यहीं पर कहानी का पहला दिलचस्प मोड़ आता है। देखिए, शोध का असली मकसद सिर्फ उसे कैद रखना नहीं था। अच्छा। हाँ, वो असल में जेसन की जो जख्मों को तेजी से भरने की क्षमता थी ना, उसे समझना चाहते थे। उनका आइडिया ये था कि अगर ये क्षमता सैनिकों में डाली जा सके तो सोचिए सेना कितनी ज्यादा शक्तिशाली बन जाएगी। कमाल का आइडिया, लेकिन खतरनाक भी। बिल्कुल। और इसीलिए वैज्ञानिक रोविन जो थी वो इसका विरोध करती हैं। उसका मानना था कि जेसन बस एक दैत्य है, उसे काबू करना नामुमकिन है और उसे फौरन मार देना चाहिए। प्रैक्टिकल सोच। हाँ, पर जो सीनियर वैज्ञानिक था वो इसे एक बड़े अफसर की तरह देख रहा था। तो यहाँ वही पुराना द्वंद्व आ गया। विज्ञान की तरक्की जरूरी है या नैतिक जिम्मेदारी? क्या ज्ञान की खोज के लिए इतने बड़े खतरे को जिंदा रखना ठीक है? ये तो मुश्किल सवाल है। बहुत। और जैसा कि अक्सर ऐसी कहानियों में होता है, चीजें जल्दी हाथ से निकल जाती हैं, है ना? अरे हाँ, बिल्कुल। जेसन पर्दे के पीछे से गायब हो जाता है। गायब? मतलब कैसे? बस गायब, और फिर अचानक प्रकट होकर सैनिकों पर और उस सीनियर वैज्ञानिक पर हमला कर देता है, बेरहमी से। गोलियां तो उस पर वैसे भी बेअसर थी। हाँ, बिल्कुल बेअसर। रोवन अकेली बचती है, बेचारी। पर वो हिम्मत दिखाती है, जेसन पर गोलियां चलाती है, जिससे वो पीछे हटता है और उसी क्रायोपॉड में गिर जाता है जिसमें उसे जमाया गया था। क्या बात है। किस्मत। शायद रोवन पॉड लॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जेसन अंदर से अपना वो बड़ा सा चाकू मशेटी चलाता है। ओ नहीं। पॉड टूट जाता है, चाकू रोवन को घायल कर देता है और उसी वक्त फ्रीजिंग गैस लीक होने लगती है। सब गड़बड़। और ऊपर से गोलियों की आवाज से फैसिलिटी ऑटोमेटिक लॉकडाउन में चली जाती है। रोवन बाहर नहीं निकल पाती। तो मतलब जेसन के साथ रोवन भी उसी बर्फीली कैद में सदियों के लिए जम जाती हैं। बाप रे। क्या शुरुआत है कहानी की। और ये तो बस शुरुआत है। अब कहानी लेती है एक बहुत लंबी छलांग, पूरे 450 साल भविष्य में। 450 साल? हाँ, और पता चलता है कि इंसानों ने अपने प्रदूषण से पृथ्वी को पूरी तरह तबाह कर दिया है। ये तो आजकल भी सुनने में आता है। सही कहा। तो मानवता अब अर्थ 2 नाम के एक नए ग्रह पर जा बसी है। पुरानी पृथ्वी वो बस एक वीरान, खतरनाक खंडहर बन चुकी है। और इसी खंडहर के जांच करने, शायद उसे फिर से रहने लायक बनाने के तरीके खोजने के लिए अर्थ 2 से एक रिसर्च क्रू पुरानी पृथ्वी पर आता है। और उन्हें क्या मिलता है? उन्हें मिलती है वही भूली बिसरी फैसिलिटी, और अंदर जेसन और रोवन जमे हुए। लेकिन क्या वो जीवित थे? हाँ, हैरत अंगेज रूप से दोनों जीवित थे। शायद वो क्रायो फ्रीजिंग की प्रक्रिया इतनी परफेक्ट थी कि उनके शरीर एकदम सही सलामत रहे। अविश्वसनीय। क्रू के लिए तो ये जैकपॉट जैसा होगा। बिल्कुल, वो तो बहुत उत्साहित थे। लेकिन जेसन के साथ कुछ भी सीधा सीधा नहीं होता है ना? कभी नहीं। जैसे ही वो उसे ले जाने लगते हैं, उसका मशेटी गिरता है और क्रू के एक सदस्य का हाथ कट जाता है। उफ। लेकिन यहीं हमें भविष्य की तकनीक की एक झलक मिलती है। अच्छा, क्या? नैनोबॉट्स वाला एक ऑटोडॉक बेड। उस घायल सदस्य को उस पर लिटाया जाता है और नैनोबॉट्स फौरन उसका कटा हुआ हाथ फिर से उगाना शुरू कर देते हैं।
क्या बात है, मतलब भविष्य में मेडिकल साइंस कमाल की होगी। लगता तो यही है। दूसरी तरफ रोवन भी होश में आ जाती है। उसे कैसा लगा होगा 450 साल बाद जागना? सोच कर ही अजीब लगता है। उसे पता चलता है कि वो 450 साल सोती रही है और अब दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। क्रू लीडर ने क्या सोचा? उसे तो लगा होगा कि वो अमीर बन जाएगा। हाँ, पहले तो उसने यही सोचा कि 450 साल पुराने जीवित इंसान, पर उसे बताया गया कि भाई क्रायोजेनिक से लोगों को वापस लाना अब कोई बहुत बड़ी अनोखी बात नहीं रह गई है। ओह, हाँ, वो तकनीक आम हो चुकी थी। हालांकि जेसन की जो कुख्याति थी उसकी वजह से शायद कुछ लोगों को उसमें दिलचस्पी हो सकती थी पैसे के लिए। ये भी भविष्य के समाज पर एक तरह की टिप्पणी है। असाधारण चीजें भी आम हो जाती हैं, पर सनसनीखेज अपराधों में दिलचस्पी बनी रहती है। शायद इसी बीच जेसन के जमे हुए शरीर पर कुछ शुरुआती जांच होती है। क्या मिला? वैज्ञानिकों ने पाया कि उसका दिमाग आश्चर्यजनक रूप से छोटा है और उसकी एक आंख भी डैमेज्ड है। और एक शोधकर्ता को बस एक पल के लिए ऐसा लगता है कि जेसन में जीवन के संकेत है, पर वो इसे अपना वहम समझकर नजरअंदाज कर देती है। ओहो, ये तो क्लासिक हॉरर मूवी वाली गलती है। बिल्कुल, और ये बहुत भारी पड़ने वाली थी। क्योंकि वो वहम नहीं था। नहीं था। और विडंबना देखिए, वही नैनोटेक बेड जो उस घायल क्रू सदस्य का हार्ट ठीक कर रहा था, हाँ। वो अनजाने में जेसन के शरीर को भी ठीक कर रहा था। नहीं। हाँ, और जल्द ही जेसन जाग जाता है। और उसका पहला शिकार कौन बना? वही शोधकर्ता जिसने खतरे को नजरअंदाज किया था। जाहिर है। जेसन उसे बहुत बेरहमी से मार डालता है, लिक्विड नाइट्रोजन में उसका चेहरा डुबोकर। बाप रे, भविष्य की तकनीक का कितना भयानक इस्तेमाल। हाँ, फिर वो अपना मशेटी वापस लेता है और अंतरिक्ष यान पर अपना खूनी खेल शुरू करने निकल पड़ता है। और रोवन, उसे पता चला? हाँ, जब रोवन को पता चलता है कि जेसन भी उसी यान पर है और जाग चुका है, तो वो सबको चेतावनी देती है। वो जानती है कि जेसन कोई मामूली कातिल नहीं है, वो एक तरह की अजेय शक्ति है। जब शोधकर्ता की लाश मिली होगी तब तो हड़कंप मच गया होगा। जाहिर है, यान पर दहशत फैल गई, लैब में लॉकडाउन कर दिया गया। लेकिन जेसन को रोकना कहाँ आसान था। इसके बाद क्या हुआ? कत्लेआम। हाँ, एक तरह से क्रूरता और लाचारी का सिलसिला। जेसन एक एक करके क्रू सदस्यों को अपना शिकार बनाता है। कैसे? वो सिमुलेशन गेम खेल रहे कुछ गेमर्स पर हमला करता है। वहां असलियत और वर्चुअल रियलिटी का फर्क ही मिट जाता है। डरावना। फिर एक इंजीनियर जो हेडफोन लगाए काम कर रहा था उसे मारता है, और फिर उन सैनिकों को भी जो उसे रोकने के लिए भेजे जाते हैं। सैनिक भी नहीं रोक पाए? नहीं, यहाँ तक कि सार्जेंट जो पहले पैसे के लालच में जेसन को जिंदा रखने पर राजी हुआ था, हाँ, अब वो उसे मारने का गुप्त आदेश देता है, पर उसके सैनिक भी जेसन का शिकार बन जाते हैं। मतलब कोई नहीं बच रहा था। जेसन की हत्या के तरीके बहुत क्रूर थे, लेकिन उनमें एक पैटर्न था। वो हर स्थिति का फायदा उठाता था। निहत्थे लोग हों या ट्रेंड सैनिक, कोई उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। ये भविष्य के हथियारों और ट्रेनिंग पर भी सवाल उठाता है ना? बिल्कुल। क्या एडवांस टेक्नोलॉजी भी इस तरह की आदिम क्रूरता के सामने बेकार है? उसे पकड़ने की कोशिश तो की होगी। कोशिशें हुई, पर सब नाकाम। एक जाल बिछाया गया, जेसन उसमें फंसा भी। पकड़ा गया कुछ पल के लिए, पर वो तुरंत आजाद हो गया और जाल बिछाने वाले सैनिक को ही मार डाला। हे भगवान! यहाँ तक कि यान का कैप्टन भी उसका सामना करने की कोशिश में मारा गया। तो अब क्या? सब खत्म? बचने का बस एक ही रास्ता दिख रहा था, एक स्पेस शटल से भाग निकलना। हाँ, ये सही है। लेकिन जेसन यहाँ भी आड़े आ गया। उसने पायलट को मार डाला और शटल को मुख्य यान से टकरा दिया। क्या मतलब, भागने का रास्ता भी बंद? हाँ, अब यान बुरी तरह डैमेज हो चुका था और उसके नष्ट होने में बस कुछ ही मिनट बाकी थे। और मदद के लिए संपर्क करने की कोशिश भी बेकार गई। बचाओ यान बहुत दूर था। मतलब स्थिति एकदम डेस्परेट हो गई थी। अब तो वो सचमुच फंस गए थे। बचे भी लोग कितने थे? कुछ ही लोग। वो एक चेम्बर में फंस जाते हैं और तभी जेसन दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आता है। ओह। लीडर जो था वो उससे पैसे और शोहरत का लालच देकर बचने की बचकानी सी कोशिश करता है। जेसन को पैसे का लालच? ये तो मजाक है। वही तो। जाहिर है वो नाकाम रहती है। अब एक नई बिल्कुल हताश वाली योजना बनती है। क्या? कि उस क्षतिग्रस्त शटल को ठीक करके भागा जाए। एक इंजीनियर ये मुश्किल काम करने जाता है। और बाकी लोग? दूसरा सदस्य एक ह्यूमनॉइड रोबोट
KM-14 को अपग्रेड करने लगता है। उसे इतना ताकतवर बनाने की कोशिश करता है कि वो जेसन से लड़ सके। रोबोट KM-14 ये कहां से आया? ये यॉन पर मौजूद था, शायद सुरक्षा के लिए। ये भविष्य की रोबोटिक तकनीक का प्रतीक है। उसे और शक्तिशाली बनाने की कोशिश ये दिखाती है कि इंसान अपनी बनाई तकनीक पर कितना निर्भर हो गया था, खासकर जब सारे पारंपरिक तरीके फेल हो रहे थे। क्या रोबोट काम आया? उससे पहले जेसन फिर एक कदम आगे निकल गया। उसने शटल में उस इंजीनियर को मार डाला। नहीं तो शटल वाली योजना भी गई। हाँ, और ये देखकर शटल के दूसरी तरफ जो एक डरी हुई क्रू सदस्य थी, उसने सोचा जेसन शटल में है और उसने समय से पहले ही शटल लॉन्च कर दिया, बिना इंजीनियर के। हाँ, नतीजा शटल नष्ट हो गया। उन्हें लगा जेसन भी अंदर मारा गया, लेकिन वो नहीं मरा होगा। बिल्कुल नहीं। जेसन फिर प्रकट होता है और अब सामने आती है वो अपग्रेड की हुई रोबोट KM-14। रोबोट बनाम जेसन। हाँ, दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। शुरुआत में जेसन रोबोट पर भारी पड़ता है, अपना मशेटी फेंकता है। फिर KM-14 अपनी पूरी ताकत से हमला करती है। वो गोलियों से जेसन का सिर उड़ा देती है। सच में? जेसन मारा गया। ऐसा ही लगता है। बिल्कुल। सिर धड़ से अलग। हाँ। आखिरकार क्रू ने तो जश्न मनाया होगा। हाँ, वो राहत की सांस लेते हैं, जश्न मनाते हैं, और यहीं वो सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। क्या गलती? वो जेसन के शव को, मतलब बिना सिर वाले धड़ को, अनजाने में उसी सक्रिय नैनोटेक ऑटोडॉक बेड पर रख देते हैं। अरे नहीं! वही बेड। हाँ। उसी वक्त बचाव दल से भी संपर्क हो जाता है और वो यान के एक अलग हो सकने वाले हिस्से में भागने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन वो बेड तो... हाँ, ये कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ है। वो सक्रिय नैनोटेक बेड जेसन के शरीर को ठीक करना शुरू कर देता है। बिना सिर के? हाँ, लेकिन इस बार वो सिर्फ घाव नहीं भरता। नैनोबॉट्स उसके जो नष्ट हुए हिस्से थे उन्हें धातु और तकनीक से बदल देते हैं। मतलब जेसन अब एक साइबोर्ग बन जाता है, आधा इंसान आधा मशीन, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, ज्यादा खतरनाक। ये तो भयानक है। जिस तकनीक ने जीवन बचाया उसी ने ज्यादा बड़े राक्षस को जन्म दे दिया। बिल्कुल, अनियंत्रित तकनीक के खतरों का एकदम सटीक चित्रण है ये। अब क्या होगा? साइबोर्ग जेसन प्रकट होता है और आते ही उस शक्तिशाली KM-14 रोबोट को आसानी से नष्ट कर देता है। रोबोट भी गया? हाँ, अब क्रू के पास भागने के सिवा कोई चारा नहीं था। वो बचाव चैम्बर की ओर भागते हैं, उसे यान से अलग करने के लिए बम लगाते हैं। जेसन पीछे? हाँ, वो हमला करता है, रोवन को पकड़ लेता है। नहीं, लेकिन बाकी लोग उसे किसी तरह छुड़ा लेते हैं। तभी एक मरता हुआ क्रू सदस्य बम एक्टिवेट कर देता है और चैम्बर यान से अलग हो जाता है। बच गए? लगभग। बचाव यान भी पहुंच जाता है, लगता है कि अब सब ठीक है। लेकिन तभी जेसन चैम्बर की बाहरी दीवार तोड़ देता है। वैक्यूम का खतरा। हे भगवान! एक सदस्य खींचकर अंतरिक्ष में खो जाता है। वो किसी तरह बचाव यान के एयरलॉक तक पहुंचते हैं। लेकिन अंदर कैसे जाएंगे? एयरलॉक जाम हो जाता है। अब कैप्टन, जो घायल था, वो स्पेस सूट पहनकर बाहर से उसे खोलने का जोखिम उठाता है। और जेसन करीब आ रहा होता है। तभी वैज्ञानिक एक होशियारी करता है। वो होलोग्राफिक सिम्युलेशन का इस्तेमाल करके जेसन का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। होलोग्राम? क्या दिखाया? पहले कुछ वर्चुअल कैंपर्स जैसे पुरानी फिल्मों में होते थे, फिर 2 वर्चुअल लड़कियां, भविष्य की तकनीक का एक क्रिएटिव इस्तेमाल। क्या जेसन का ध्यान बटा? हाँ, कुछ पल के लिए, लेकिन उसका गुस्सा और बढ़ गया। इस बीच कैप्टन ने दरवाजा खोल दिया। हाँ, कैप्टन दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाता है। रोवन और वैज्ञानिक अंदर पहुंच जाते हैं। शुक्र है। लेकिन रोवन, वो KM-14 का सिर लेने वापस जाती है। शायद उसमें कोई जरूरी डेटा था। अरे, ये क्या जरूरत थी? पता नहीं। जेसन फिर उसका पीछा करता है। रोवन सिर लेकर वापस आती है और तभी कैप्टन खुद को कुर्बान करने का फैसला करता है। क्या मतलब? वो एयरलॉक बंद कर देता है, खुद बाहर रह के, और पुराने यान में विस्फोट के साथ जेसन से भिड़ जाता है। दोनों जलते हुए अर्थ 2 के वायुमंडल की ओर गिरते दिखते हैं। कैप्टन का बलिदान। हाँ, बचे हुए लोग अर्थ 2 पर सुरक्षित पहुंच जाते हैं। अंत बला तो सब बला, ऐसा लगता है। नीचे ग्रह पर एक जोड़ा रात के आसमान में एक टूटता तारा देखता है। रोमांटिक सीन। पर क्या? कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। स्रोत का जो अंत है वो दिखाता है कि वो टूटता तारा असल में जेसन का साइबोर्ग मास्क या सिर था। क्या? हाँ, और वो अर्थ 2 की एक झील में गिरता है। मतलब खतरा अभी टला नहीं है? बिल्कुल नहीं।
ये एक खुला अंत है जो इशारा करता है कि बुराई का अंत शायद कभी नहीं होता। बाप रे, तो ये सफर वाकई कहाँ से कहाँ पहुंच गया। पुरानी पृथ्वी की बर्फीली कैद से लेके अंतरिक्ष की भयानक लड़ाइयां और फिर एक नए ग्रह तक। कहानी का सार तो यही लगता है कि एक ऐसी बुराई है जो रुकने का नाम ही नहीं लेती और जिसे भविष्य की तकनीक ने अनजाने में ही सही और भी ज्यादा घातक बना दिया। हाँ, और अगर हम स्रोत के गहरे विषयों पर सोचें तो ये साफ तौर पर अनियंत्रित वैज्ञानिक महत्वाकांक्षा के खतरों को दिखाता है। जेसन की शक्ति का इस्तेमाल करने की कोशिश का नतीजा कितना विनाशकारी हुआ। सही बात है। और ये हिंसा का जो कभी न खत्म होने वाला चक्र है उसे भी दर्शाता है, और शायद ये भी कहता है कि इंसान चाहे कितनी भी दूर भाग जाए, नए संसार में पहुंच जाए, वो अपने बनाए राक्षसों को अपने साथ ले ही जाता है। बिल्कुल। और अंत में ये स्रोत हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है ना। हाँ, कि क्या जेसन, जो अब तकनीक से और भी ज्यादा एडवांस्ड हो चुका है, साइबॉर्ग बन चुका है, वो अर्थ 2 पर पहले से भी ज्यादा कहर बर पाएगा? और क्या मानवता कभी अपने बनाए इन राक्षसों से सच में बच सकती है, चाहे वो सितारों के कितने ही पार क्यों ना चली जाए? ये वाकई सोचने लायक सवाल है।